नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जो भी पॉक्सो एक्ट और आपके अदर चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं उनके एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो आपका आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है आरटी, मतलब राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदेमंद करेंगे। इसके अलावा भी जैसे आरटी आपका ऐसा टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वाला होने वाला है। इसके बाद इसमें जितने क्वेश्चन हैं इसके अलावा भी हम लोग आरटी के और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके अलावा DSSSB के होते हैं, NVS KVS, ठीक है। UGC नेट में भी आरटी का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो चंडीगढ़ से जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है वो लोग भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा TGT आपका है, PGT, मतलब कॉमन टॉपिक है काफ़ी। तो जितने भी आपकी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के संदर्भ में आरटी का क्या अर्थ है। मतलब आरटी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई। तो इस प्रकार से घुमा के थोड़ा सा पूछ सकते हैं या फिर सीधे से पूछ सकते हैं कि आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार या समानता का अधिकार। तो क्या होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं। अब यहाँ पे आरटी मतलब जिन बच्चों को लेकर ज़्यादा बात करता है या फिर जिन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देता है उसकी आयु पूछी गई, कितने साल की उसकी आयु होती है। तो 3 से 10 वर्ष होती है, 5 से 15 वर्ष होती है, 6 से 14 वर्ष होती है या फिर 10 से 18 वर्ष। तो ये भी आपको पता ही होगा, हम लोग आरटी की क्लास भी कर चुके हैं, तो वहाँ भी मैंने बताया हुआ है 6 से 14 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे यहाँ पे तो सिंपल पूछा गया है कि आरटी अधिनियम के अंतर्गत आयु वर्ग के कितने बच्चे होते हैं। अगर यहाँ पे लिख दे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, दिव्यांग बच्चे, अगर यहाँ पे आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे शामिल हैं तो कितनी हो जाएगी, 6 से 18 वर्ष। ये चीज़ आप लोग याद रखिए क्योंकि अभी KVS में ही जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था। अब क्या यहाँ पे पूछा गया, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। आरटी 2009 कब लागू हुआ था, ठीक है। तो 2010 को लागू हो गया था, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। क्योंकि इसका नाम आरटी 2009 है तो अगर लागू पूछा गया है तो आप 2009 नहीं करके आएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2009 में इसकी सारी चर्चा वगैरह हो रही थी, इसको बनाने की बात चल रही थी, ठीक है। और जो भी राष्ट्रपति जिनके भी द्वारा इसकी सहमति दी जाती है उन सब पे बात चल रही थी, लेकिन ये पूरी तरह लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना, कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, शिक्षकों के वेतन में सुधार करना। तो ये क्या है, इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन में कौन, 6 से 14 साल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। अब यहाँ फिर से उम्र पूछी गई है, आप लोग देख रहे कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किस उम्र के बच्चों के लिए मतलब फंडामेंटल राइट है यहाँ पे पूछा गया है, ठीक। और आरटी आपका किसके अंदर आता है, 21A के अंदर। आर्टिकल जो आपका 21A है उसके अंडर में आपका आरटी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कितने उम्र के बच्चे यहाँ पे रखे गए हैं, 6 से 14 वर्ष के। सिंपल पूछा गया है, अगर दिव्यांग पूछा जाता तो 18 हो जाता आंसर, और सिंपल पूछा गया तो आंसर कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विकलांग बच्चों के संबंध में आरटी अधिनियम का प्राथमिक फोकस क्या है। अब यहाँ विकलांग बच्चों की बात की गई है, उनके लिए अलग स्कूल उपलब्ध कराना या फिर समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, उन्हें अनिवार्य शिक्षा से छूट देना या विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान करना। तो जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनको कोई भी अलग नहीं स्कूल किया जाएगा, क्योंकि
हम लोग जैसे पढ़ते भी आ रहे हैं कि अब इंक्लूजन की बात होती है, तो इंक्लूजन का क्या मतलब होता है कि जितने भी बच्चे हैं जिस भी एरिया से आते हैं किसी भी प्रकार में उनमें अगर कोई फिजिकल कमी है या कोई भी चीज़ है, तो लेकिन सबको ही एक ही जगह पे शिक्षा दी जाएगी जिससे उनके अंदर कोई भी हीन भावना का विकास ना हो। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आरटी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? मतलब ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो किसमें आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो आपका शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आरटी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के लिए दंड क्या है? मतलब आरटी अधिनियम में जो भी धाराएं दी गई, जो भी सेक्शन दिए गए हैं, जैसा कुछ दिया गया है उसके अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसका क्या प्रावधान है? चेतावनी पत्र दिया जाएगा, फाइन लगेगा, मान्यता का निलंबन, मतलब उनकी मान्यता सस्पेंड कर दी जाएगी, या फिर कोई टैक्स वगैरह। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उनसे फाइन पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी फाइन पड़ता है अगर जिस प्रकार से भी है उसका 10 गुना फाइन पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के प्रवेश के संबंध में आरटी अधिनियम की क्या आवश्यकता है? वंचित वर्ग मतलब क्या हो गया? वंचित वर्ग मतलब जैसे बहुत सी जगह पे होता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है क्योंकि लड़कियों को घर का काम करना है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज ग्रुप में आ जाते हैं। इसके अलावा आपके SC ST को लेके भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी पुरानी ये रूढ़वादिता बनी हुई है कि उन लोगों को नहीं पढ़ाना है, कि वो लोग काम करने के लिए बने हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आरटी ने काफ़ी सभी वर्गों पे काफ़ी ध्यान दिया है। आपके जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी खोले गए हैं वो भी इसी तर्ज पे कि ये सारा गैप जो है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि इन जो कमज़ोर वर्गों के बच्चे हैं या फिर वंचित वर्ग से रिलेट करते हैं, तो आरटी के हिसाब से क्या आवश्यकता है? उन्हें प्रवेश में प्राथमिकता दी जाए, वे प्रवेश के लिए पात्र नहीं है उन्हें केवल तभी प्रवेश दिया जाए जब सीटें खाली हों, उनके प्रवेश को अधिनियम द्वारा संबोधित नहीं किया गया है, तो उनके प्रवेश को प्राथमिकता दी जाए, मतलब ऐसे लोगों को सबसे पहले प्रवेश दिया जाए। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आरटी अधिनियम के अनुसार निजी स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें वंचित समूहों और कमजोर बच्चों के वर्गों के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये भी क्वेश्चन KVS में भी पूछा गया है और NVS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत उम्मीद है कि हो सकता है एकलव्य में भी ये सब पूछ लिया जाए। तो कितने % सीटें रिजर्व की गई हैं आरटी के अनुसार जो प्राइवेट आपके स्कूल होते हैं उनमें? ठीक है, 10%, 15%, 20 या 25? तो कितनी की गई है? 25% सीटें रिजर्व की गई हैं। मतलब प्राइवेट जो स्कूल हैं उनमें अगर इन समूह से बच्चे जाते हैं तो 25% उनको सीटें पहले से ही रिजर्व होती हैं। स्कूलों में बुनियादी ढांचे के संबंध में आरटी अधिनियम के तहत सरकार क्या जिम्मेदारी है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं है, आंशिक जिम्मेदारी, पूर्ण जिम्मेदारी, या फिर जिम्मेदारी केवल सरकारी स्कूल के लिए है? तो पूरी ही जिम्मेदारी होती है, आंशिक आंशिक कुछ नहीं है। सरकार की आरटी के तहत सारे स्कूल हैं उनके सबकी ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आरटी अधिनियम के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान शब्द का क्या अर्थ है? एक प्रकार का विद्यालय सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकारी कार्यक्रम, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रशिक्षण का एक रूप। तो ये कौन सा है? गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा का क्या मतलब है? कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए सरकारी कार्यक्रम है ये सर्व शिक्षा अभियान। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन सी संस्था राष्ट्रीय स्तर पर आरटी अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है? तो इसके हम लोग अभी क्वेश्चन भी कर चुके हैं 2-3 दिन पहले ही, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था है जो भी बच्चों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कमीशन है, उन पर निगरानी रखता है। ठीक है, तो आंसर आप लोग करेंगे कौन सा होगा यहाँ पे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, या फिर वित्त मंत्रालय, या फिर भारतीय संसद? तो कौन सा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसको क्या बोलते हैं? NCPCR। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे NCPCR जो है उसकी बात हो रही है।
सारे जितने भी बच्चों से जुड़ी चीज़ें हैं उस पर निगरानी कौन रखता है? एनसीपीसीआर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्कूलों में शारीरिक दंड पर आरटी अधिनियम का रुख क्या है? मतलब स्कूलों में जो अब तो नहीं होता है क्योंकि इतने नियम बना दिए गए हैं, जो बच्चों की मारपीट होती थी उस पर आरटी का क्या प्रावधान है, यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है। यह कुछ मामलों में शारीरिक दंड की अनुमति देता है, यह शारीरिक दंड पर रोक लगाता है, यह निर्णय अलग अलग स्कूलों पर छोड़ता है, इससे शारीरिक दंड का उल्लेख नहीं है। तो ये पूरी तरह से मना है कि बच्चे को कोई भी शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आरटी अधिनियम नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में क्या कहलाता है? नो डिटेंशन मतलब क्या होता है कि कोई बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह नीति का समर्थन करता है, यह नीति का विरोध करता है, यह निर्णय अलग अलग राज्यों पर छोड़ता है, इसमें नीति का उल्लेख नहीं है। तो ये इस नीति का सपोर्ट करता है कि मतलब किसी भी प्रकार से बच्चे की कोई पढ़ाई नहीं रोकी जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शिक्षक योग्यता के संदर्भ में आरटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ये अनिवार्य है कि सभी शिक्षकों के पास मास्टर डिग्री हो, यह सुनिश्चित करता है कि सभी शिक्षकों को अत्यधिक वेतन मिले, यह शिक्षक प्रशिक्षण और योग्यता को अनिवार्य करता है, या फिर इसमें शिक्षक योग्यता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो आरटी ने शिक्षक के लिए अलग से प्रावधान रखा है कि उनकी कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन या जो भी टीचर ट्रेनिंग होती है वो कैसे होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से 80 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आरटी अधिनियम के अनुसार बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया जाना चाहिए? ठीक है, तो ये तो सबको पता है 6% बजट के लिए ये प्रावधान रखा गया है। इस बार का जो बजट आया था उसमें ये चीज़ रखी भी गई है। ठीक है, 6%। इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आरटी अधिनियम के तहत स्कूल प्रबंधन समितियों एसएमसी की क्या भूमिका है? और सबसे पहले तो एसएमसी क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, जिसमें 75% आपके अभिभावक मतलब पेरेंट होते हैं। ठीक है, आरटी वाली क्लास जरूर देखना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसके बाद ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। इसके अलावा 25% आपकी स्कूल के टीचर्स और जो भी मैनेजमेंट कमेटी के लोग होते हैं। अब इसमें 75% में भी 50% जो है बच्चे की माता होंगी, मतलब फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। शिक्षक मूल्यांकन आयोजित करना मतलब एसएमसी का क्या रोल है आरटी के अकॉर्डिंग, ये चीज़ पूछी गई है। स्कूल के वित्त का प्रबंधन करना, स्कूल प्रशासन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना। तो एसएमसी का क्या रोल होता है? जो स्कूल प्रशासन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धर्म या जाति के आधार पर स्कूल में प्रवेश पर आरटी का क्या रुख है? ऐसे प्रवेश की अनुमति देता है, ये ऐसे प्रवेशों पर रोक लगाता है, ये निर्णय अलग अलग स्कूलों पर छोड़ता है, ये ऐसे प्रवेशों को प्रोत्साहित करता है। तो धर्म और जाति के आधार पर कोई भी प्रवेश नहीं लिया जाएगा, आरटी में ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निजी ट्यूशन केंद्रों पर आरटी अधिनियम का क्या रुख है? मतलब जो प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाई जाती हैं उसके बारे में क्या है? ये उन्हें प्रोत्साहित करता है, ये उन पर प्रतिबंध लगाता है, ये उन्हें नियंत्रित करता है, इसमें उनके संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तो ये पूरी तरह प्राइवेट जो ट्यूशन्स होती हैं उसको रोक लगाता है, क्योंकि उनके हिसाब से स्कूल में बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी जानी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन की आवश्यकता ना हो। और अगर टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन 28 में आरटी ने बोला है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स आर बैंड फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन। गवर्नमेंट जो टीचर है वो तो बिल्कुल प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। सेक्शन 22 प्रोवाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, सेक्शन 22 में एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान रखा गया है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। अगर कुछ बच्चे जैसे कमज़ोर हैं मान लो आपके स्कूल में, तो उनके लिए अलग से ही क्लासेस स्कूल में ही लगाई जाएंगी, आप कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आरटी अधिनियम के तहत माध्यमिक स्तर पर एक स्कूल वर्ष की अवधि क्या होनी चाहिए? मतलब एक वर्ष में कितने दिन स्कूल चलेगा
आरटी के हिसाब से। अब यहाँ पे कौन सा पूछा गया ये भी आपको ध्यान रखना है। माध्यमिक पूछा गया है, अगर प्राइमरी पूछा जाता मतलब प्राथमिक पूछा जाता तो उसका भी आंसर अलग होता है। तो माध्यमिक पूछा गया तो 220 दिन यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है 1 से 5 मतलब प्राथमिक के लिए, तो आप हमेशा याद रखिए प्राथमिक के लिए होता है 200 वर्किंग डेज। ठीक है। और माध्यमिक के लिए कितना होता है, यहाँ पे अभी आंसर भी बताया गया है आपको 220 दिन। ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे डी आंसर वो सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है। अगर प्राथमिक पूछा गया तो आपका 200 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 से 5 तक का 200 है। इसके बाद जो 6 से 8 तक के मतलब माध्यमिक तो आपका 220। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाओं पर आरटी अधिनियम का क्या रुख है। अब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, 1 से 5 तक की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनके लिए कौन सी बोर्ड परीक्षाओं का क्या प्रावधान रखा गया आरटी की तरफ से। ये सभी छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं को अनिवार्य बनाता है, ये सभी छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं पर रोक लगाता है, ये निर्णय अलग अलग राज्यों पर छोड़ता है, इसमें बोर्ड परीक्षाओं का उल्लेख नहीं है। ठीक है। तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पे। आरटी में बोला गया है कि जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है मतलब आपकी प्राथमिक शिक्षा है, उसमें कोई बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसका कोई एग्जाम नहीं होगा, प्लस फेल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है। मतलब कोई रूल नहीं है, एग्जाम आप ले सकते हैं लेकिन फेल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फेल करने का कोई प्रावधान नहीं रखा है किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब जो 1 से 5 तक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कूलों में शिक्षा की भाषा पर आरटी अधिनियम का क्या रुख है। अब स्कूलों में कैसी शिक्षा होनी चाहिए इस पे आरटी ने क्या बोला है। ये अंग्रेजी के उपयोग को अनिवार्य बनाता है, ये क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को अनिवार्य बनाता है, यह भाषा का चुनाव अलग अलग स्कूलों पर छोड़ता है, यह हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है। तो आरटी में बोला गया है कि बच्चे को जो है, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें ही उनको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपने देखा है कि रीजनल जो टीचर्स रखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बच्चे की उसी चीज़ में ज़्यादा पढ़ाया जाए, क्योंकि उसी में बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कूल में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने पर आरटी अधिनियम का क्या रुख है। ये छात्रों के अलगाव को प्रोत्साहित करता है, इसके बाद ये सामाजिक समावेशन पर रोक लगाता है, ये सामाजिक समावेशता को अनिवार्य करता है, इसमें सामाजिक समावेशन का उल्लेख नहीं है। अब सामाजिक समावेशन क्या होता है कि मतलब उनमें एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट की भावना, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे के पास चीज़ें शेयर करें। ठीक है। मतलब समाज के हित में सोचें, एक दूसरे को। इंक्लूजन का मतलब क्या है, इंक्लूजन का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सबको एक धारा में लेके आना। ठीक है। तो आरटी जो आपका है वो क्या करता है, ये सामाजिक समावेशता को अनिवार्य करता है कि मतलब सामाजिक इंक्लूसिवनेस तो होनी चाहिए। ठीक है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का कर्तव्य नहीं है। अब कौन सा इन चारों में कर्तव्य नहीं है वो हम लोग पढ़ के देखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना, तो ये तो है। स्कूल के बुनियादी ढांचे की निगरानी करना, शारीरिक दंड को बढ़ावा देना, वंचित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, वंचित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, आपका सी वाला नहीं होगा, क्योंकि दंड बिल्कुल मना किया गया है कि आप बच्चों को कोई भी शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, बाकी सारे सही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि नहीं पूछा गया है या कि पूछा गया है कि कौन सा है। तो ये चीज़ पे भी आप लोग अच्छे से ध्यान देके पढ़ के तब आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे आरटी से। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। और अगर किसी का आंसर आपको डाउट में लगता है या गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। ठीक है। और कोई इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका टॉपिक जो है वो सारे ही एग्जाम में लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर टीचिंग में।
इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल, इसको शेयर कर सकते हैं। और लर्निंग टुगेदर को इतना प्यारा सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहें। धन्यवाद।